नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनुराग झंवर आप सभी का पुनः इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा है कि मुद्रा संकुचन को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, मुद्रा संकुचन क्या होता है, मुद्रा संकुचन के कारण क्या होते हैं और मुद्रा संकुचन के कारण से जो समाज के विभिन्न वर्ग हैं उन पे क्या फ़र्क पड़ता है। अब जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो डिफ्लेशन है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। देखिए, इसके इफ़ेक्ट में हमने देखा कि बैंकिंग में बीमा व्यवसाय का पतन हो जाता है और भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं हमारे सामने, जिसके कारण से हम ये कोशिश करते हैं कि जो मुद्रा संकुचन के जो प्रभाव हैं वो कम किए जाएं। लोगों की आय कम हो जाती है, मांग कम हो जाती है, उपभोक्ता को भी नुकसान होता है, जो उत्पादक वर्ग है उसको भी नुकसान होता है, देश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी गति रुक जाती है। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि मुद्रा संकुचन या जो डिफ्लेशन है उसको कंट्रोल किया जाए और देश की अर्थव्यवस्था की जो गति है उसको बढ़ाया जाए। तो हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल द मॉनेटरी मेजर्स की मौद्रिक कौन से उपाय हैं जिनके द्वारा मुद्रा नियंत्रण या आप यूँ कह सकते हैं कि मुद्रा संकुचन, मंदी को नियंत्रण किया जा सकता है। तो फर्स्ट है मुद्रा की मात्रा में वृद्धि। आरबीआई इंडिया की हम बात करें तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो कुछ ऐसे स्टेप उठाए या नए नोटों का निर्गमन करे ताकि जो अवेलेबिलिटी ऑफ मनी सप्लाई जो है नेशन में वो बढ़े, और वो बढ़ेगी तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा तो वो डिमांड करने लगेंगे। सेकेंड है साख का प्रसार। आरबीआई जो विभिन्न प्रकार की जो दरें हैं, चाहे वो रेपो रेट हो, रिवर्स हो, एसएलआर, सीआरआर, इनमें कटौती करके बैंकों के पास जो उपलब्ध जो कोर्स होता है उसको बढ़ा करके ऋणों को सस्ता करवा के अगर ऋणों की दरें कम होंगी तो ऋण आकर्षक होंगे, तो लोग ज़्यादा ऋण लेके कम ब्याज दरें होंगे तो ज़्यादा ऋण लेंगे, पर्सनल लोन लेंगे, होम लोन लेंगे, मोटर व्हीकल लोन लेंगे, तो किसी भी प्रकार से वो लोग मांग को बढ़ाएंगे और जिससे कि मुद्रा जो संकुचन है उसको दूर किया जा सकता है। अब हम देखते हैं फिस्कल मेजरमेंट। जैसे देखिए, जो मॉनेटरी मेजरमेंट्स हैं वो तो उपाय होते हैं जो आरबीआई टेक करता है, जबकि जो फिस्कल मेजरमेंट है वो होती हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा अपनाए जाते हैं। तो उसमें फर्स्ट है करों में कमी। देखिए, हमने देखा है कि कर के कारण से जो पैसा जो उपभोक्ता खर्च करना चाहता है वो कर के रूप में सरकार के पास चला जाता है। अगर टैक्स की रेट कम होगी तो अब जनता के पास जो खर्च करने योग्य आय वो ज़्यादा बढ़ेगी। मान लीजिए 30% टैक्स रेट है तो 100 रुपये में 30 रुपये तो अभी आपके कर के रूप में चले गए, आप पास 70 रुपये बचे जिनको आपको खर्च करना है। लेकिन अगर कर की दर जो 30 से 20 कर दी जाए घटा के, तो अब आपके पास जो 70 रुपये खर्च करने वाले के लिए थे वो बढ़ कर आपके पास 80 रुपये हो गए, और 80 रुपये बढ़ने से आप जो एक्स्ट्रा जो आपके पास पैसा बचा उसको आप खर्च करेंगे, डिमांड करेंगे, तो वस्तुओं के मूल्य भी बढ़ेंगे। नेक्स्ट है सरकारी व्यय में वृद्धि। सरकार भी मार्केट में पैसा डाल के या नए नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करके, देखिए मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब राजाओं का शासन था तब ऐसा होता था कि अगर कभी अकाल या ऐसी स्थिति है कि जहाँ पे रोज़गार ख़त्म हो रहे हैं तो राजा महलों का निर्माण करवाता था। महलों के निर्माण से ऐसा हो पाता था कि जो लोग हैं उनको रोज़गार मिलता था, रोज़गार मिलने से उनकी आय में वृद्धि होती थी और वो मांग बढ़ाते थे। तो इसी प्रकार से वर्तमान में जब प्रजातंत्र है तो हम देखते हैं गवर्नमेंट कई तरह के लोन वेवर पैकेजेस हैं, अलग अलग जो श्रमिक हैं, कामगार हैं, कर्मचारी हैं, उनको लोन वेवर पैकेज देती है ताकि उनके पास जो खर्च करने योग्य पैसा है वो बढ़े और वो पैसों को खर्च कर सकें। तो सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि करके भी जनता के पास पैसा दिया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक सहायता। देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया है कि सरकार जो सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि करती है
या सरकारी व्यय बढ़ाती है, कहीं से दूसरी जगह से पैसा लेके भी सरकार अपनी जनता को पैसा देती है ताकि लोगों के पास पैसा आए और वो खर्च कर सकें। नेक्स्ट है विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन। जो फॉरेन के जो निवेशक हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो पैसा लगाएं अपना, वो यहाँ पे पैसा खर्च करें। जब अगर फॉरेन से पैसा इंडिया में आएगा तो इंडियन जो लोग हैं, जो भारतीय लोग हैं, विदेशी पैसा आने के कारण से वो मांग में वृद्धि करेंगे और इस प्रकार भी जो मांग है उसको बढ़ाई जा सकती है या मुद्रा संकुचन को कम किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ अन्य उपाय भी हैं, जैसे निर्यात प्रोत्साहन। अगर आप निर्यात बढ़ाएंगे तो एक तरफ तो आपके पास जो वस्तु उपलब्ध है उसमें कमी आएगी, दूसरी तरफ वहाँ से निर्यात से जो होने वाली आय है वो दूसरी वस्तुओं की मांग में भी वृद्धि करेगी। तो निर्यात प्रोत्साहन व आयात प्रतिबंध के द्वारा भी आप कह सकते हैं कि मुद्रा संकुचन को कम किया जा सकता है। गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे कि जो प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं या जो छोटे लेवल पे भी लोग जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनका जो माल नहीं बिक रहा, उस माल को सरकार को ज़रूरत न होने के बावजूद भी उसको क्रय किया जाए ताकि उन लोगों के पास पैसा आए, उनकी इन्वेंट्री जो है वो ख़त्म हो, वो वापस से नया तरह से प्रोडक्शन करें, रोज़गार के अवसर बढ़ें। नेक्स्ट, उपभोग को प्रोत्साहन। सरकार जनता को भी अलग अलग रियायतें देके या मैसेजेस देके, मोरल सपोर्ट देके ऐसा करना चाहिए कि भैया बचतें कम करो और खर्च अधिक करो, अपना उपभोग का लेवल बढ़ाओ, जीवन स्तर बढ़ाओ। अगर लोग सरकार की बात सुनेंगे, उपभोक्ता सरकार की बातें सुनेंगे और ज़्यादा खर्च करेंगे तो भी मुद्रा संकुचन को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा जो अतिरिक्त उत्पादन का मतलब वह प्रोडक्शन जो हो तो चुका है लेकिन उसकी डिमांड बाज़ार में नहीं है, तो उस जो एक्स्ट्रा जो स्टॉक है, जो पाइलअप हो रहा है, जो इकट्ठा हो रहा है, उसको ख़त्म कर दिया जाए, उसको नष्ट कर दिया जाए ताकि उसके नष्ट होने से, उसके ख़त्म होने से जो सप्लाई की अधिक है वो ख़त्म हो जाए और डिमांड और सप्लाई का एक मैच आ जाए और इसको हम मुद्रा संकुचन की स्थिति से बाहर निकल सकें। तो बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको जो मैंने पिछले वीडियो में जो टास्क दिया था वो आप कंप्लीट करें। ये ढूंढें, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि कौन कौन से ऐसे वर्ष थे जब भारत ने मंदी की स्थिति का सामना किया या मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न हुई। और अगर आप चाहें तो ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस समय सरकारों ने फिर क्या डिसीजन लिए कि वो इस स्थिति से बाहर आए। धन्यवाद।